बोलने या लिखने से नहीं है। असली स्वतंत्रता तब है जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत का पूरा फल पा सके, अपने फैसले खुद ले सके, अपना मुनाफा खुद पा सके। एक वर्ग के बजाय समाज के समस्त वर्ग एक समान आय पाए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगी मूल निवासी वर्षा बोरकर मैडम से। ऑल इंडिया अनुसूचित जाति जनजाति रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। मैडम, मैं आपको आमंत्रित करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सारे महापुरुषों जिन्होंने हमें यहाँ खड़े रहने के काबिल बनाया, उनके चरणों में नमन। और जो भी मंच पर आसीन मेरे वक्तागण हैं और जो भी सामने वरिष्ठ जन, मुझसे जो छोटे हैं उम्र में, जो मेरी उम्र के हैं, उन सभी को मेरा जय भीम। साथ ही आज का जो विषय है कि पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी, ये एक विषय नहीं, एक चेतावनी है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको देखेंगे तो ये चेतावनी कहीं ना कहीं हमें फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पूंजीपति की गुलामी है ये राष्ट्र को डुबो ही रही है। जो आज हम देख रहे हैं कि आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। और चूंकि मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ, तो विस्तृत अगर मैं बात करूंगी तो क्योंकि बहुत सारे वक्तागण हैं जो पूरे इस पे प्रकाश डालेंगे, तो मैं कुछ रेलवे की जो हमारे निजी जीवन में रेलवे का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम जो बहुजन समाज है उनके लिए सस्ता सुगम जो साधन है वो हमारी भारतीय रेलवे है। तो उसका क्या प्रभाव, निजीकरण का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, मैं बस उसी के बारे में संक्षिप्त में आपको बोलना चाहूंगी। कि सबसे पहले तो यह होता है कि अगर हम निजीकरण के प्रभाव को देखेंगे तो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो हमारे कमजोर वर्ग है, जो हमारा बहुजन वर्ग है, क्योंकि आज के इसमें 1% लोग हैं जो पूंजीपति है, जिनके पास 40% है हमारा देश की जो संपत्ति का है। और उसमें भी बीच में एक रिसर्च आई थी कि 25,000 रुपए से कमाने वाले जो लोग हैं वे केवल 2% है हमारे देश में। तो आप सोचिए कि कितनी आर्थिक असमानता है हमारे देश में। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये होता है कि अगर निजीकरण है, कोशिश हमारी यही है, हमारा संगठन जो है, जो रेलवे में अनुसूचित जनजाति SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, ये हमेशा निजीकरण का विरोध करता है, प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि हमारा जो निजीकरण है वो ना हो। लेकिन फिर भी बैकडोर से सरकार उसको कहीं ना कहीं से ला ही रही है। तो उसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं हमारे पे? पहले तो किराए में वृद्धि होना। आप अभी सभी लोग देख रहे होंगे कि घोषित रूप से किराए में वृद्धि नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले में आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले के किराए में आप यहाँ से ही देख लीजिए कि इंदौर खंडवा अकोला या खंडवा नागपुर का किराया कितना था, और अभी लगभग मुझे लगता है 50 से 60% तक वो किराया बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये निजीकरण के लिए ही दिशा में ही एक कदम है, क्योंकि बहुत सारी आउटसोर्सिंग हो रही है हमारे पास में। तो किराए में वृद्धि होती है, किराए में वृद्धि होने से क्या होगा कि जिसके पास में पैसा है वो तो भाई किराया देकर अच्छे से चला जाएगा, फर्स्ट एसी सेकेंड एसी। सबसे ज्यादा जनरल कोच और हमारे स्लीपर कोच में जो यात्रा करने वाले लोग रहते हैं, हमारे स्लीपर क्लासेस के बीच में संख्या कम कर दी थी। जनरल का कोच तो अभी 1 या 2 ही रहता है। विरोध हुआ तो अभी जाकर उन्होंने कुछ संख्या बढ़ाई है स्लीपर कोचेस की, जिसमें कौन सफर करता है? हमारे बहुजन समाज के लोग ही करते। फर्स्ट एसी सेकेंड एसी में तो बहुत लोग नहीं सफर करते। तो ये निजीकरण का दुष्परिणाम है, जो ये किरायों में वृद्धि हो रही है। उसके अलावा क्या होता है कि रोजगार के अवसरों पे भी प्रभाव है। भी निजीकरण है, पोस्ट तो कम हो जाएगी। जहां रेलवे में जब मैं 2005 में लगी थी, हमारे रेलवे में 17 लाख एम्प्लॉय थे। भारतीय रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है हमारे देश में। आज उनकी संख्या घटकर 11 लाख से भी कम रह गई है। तो कितना 7 लाख का अंतर आया है। आज वही 7 लाख अगर रोजगार हमारे पास में होता था तो हमारे जो बच्चे, जो हमारी पीढ़ी है, वो आज बेरोजगार तो नहीं घूमती थी, कुछ तो आते थे। और अभी ऐसा हो रहा है कि रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन नई नियुक्तियां बहुत कम है, नाम की नियुक्तियां है।
बहुत प्रेशर है लोगों पे काम करने का, और काम करने वाले मूलतः हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं। क्योंकि मैं खुद उस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मुझे पता है कि जो उच्च जाति के लोग हैं, मुझे किसी ने बताया भी था कि हमारे जो ऑफिसर होते हैं, अगर हमारे बहुजन समाज का कोई ऑफिसर है, अगर उसकी एक भी गलती वो ढूंढते हैं, अगर वो गलती पकड़ में आ जाएगी, उसको सीधे रिमूवल फ्रॉम सर्विस के लिए उस पर चार्जशीट होगी। और जो भी उच्च जाति के वो है, उनकी कितनी भी गलतियां हो जाएगी, उनको सिर्फ थोड़ा बहुत पनिशमेंट आके सिर्फ एक नाम के लिए हो जाएगा, और वह कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाते हैं। उसके कारण अभी हम भी बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हैं, उन चीजों को। और उसमें भी क्या होता है कि जो आउटसोर्सिंग हो रही है, तो भ्रष्टाचार जो है, जो पहले 5 या 10% पे था, जो मेरे देखते देखते तक आज 40 और 50% कमीशन पे चल रहा है। ये दिखती है ये चीजें, क्योंकि आप देखिए जो नए निर्माण हो रहे, कहीं पुल गिर रहा है, कहीं पटरी बैठ जा रही है, तो क्या हो रहा है कि जो ऑफिसर, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, जो वहाँ बैठ के नीतियां बना रही है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है? ब्यूरोक्रेसी जो उच्च स्तर के अधिकारी है। उच्च स्तर में तो हमारा प्रतिनिधित्व है ही नहीं। तो वो जो बना रहे हैं ना, उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग कि भाई जो ठेकेदार है, अधिकतर ऑफिसर तो ठेकेदारों से मिलकर वो खुद ही ठेकेदार बन गए, पार्टनरशिप में काम चल रहा है। तो ये हमारे निजीकरण के दुष्परिणाम। वहाँ हमारा जो रेलवे का परमानेंट एम्प्लॉय जो काम करता था, वो एक नैतिकता के साथ काम करता था, एक सोच के काम करता था, नहीं इसका प्रभाव मेरे रेलवे डिपार्टमेंट पे क्या होगा, मुझ पे पनिशमेंट आएगी, या जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसमें हमारे यहाँ ऐसा 5 इश्यू होता है, वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सोचता था परमानेंट एम्प्लॉय। वही आप सोचिए कि अगर निजीकरण के कारण ठेकेदार आके वहाँ काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा भाई? वो तो परमानेंट एम्प्लॉय की जगह 4 आदमियों को रखेगा, और उसमें भी वो मास्टर रोल पे क्या करते हैं, 4 आदमी चला रहे हैं और 1 आदमी वहाँ काम कर रहा है। उसमें रोजगार किसका कम हुआ? हमारे लोगों का कम हुआ। भाई नौकरी करने वाला तो बहुजन समाज ही है ना, जिसके पास है पहले से, जिनके पास धन है उनको क्या आवश्यकता है, जिनका पहले से बिजनेस सेट है, पूंजीपति जिनके पास पूंजी है, उनको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हम जैसे लोगों को है, आप जैसे लोगों को है कार्य की। तो वहाँ सिर्फ 4 की जगह सिर्फ 1 व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन वेतन 4 लोगों का निकल रहा है। भले ही गवर्नमेंट कितना भी उसका ये बता देती है कि हाँ भाई यहाँ पे हमने इतना, मतलब जो उसके नियम आते हैं ना, 18,000 एक सफाई वाले को देना चाहिए, ये नियम है। लेकिन आप पता करना, जो वहाँ ठेकेदार जो स्टेशन पे काम कर रहा है, उसको 7 या 8,000 रुपए से ज्यादा अगर कोई बोल देना मुझे, तो मैं इस्तीफा लिख दूं यहाँ पे। अगर ये चीज हो, हमको खुद को पता है कि ये इसके दुष्परिणाम हमारे ऊपर ही आ रहे हैं। मैं सिर्फ रेलवे के विषय में ही आपसे बात करूंगी, क्योंकि मैं उस संगठन को रिप्रेजेंट करती हूँ। हमारे पास और भी वक्ता है बहुत सारे बोलने वाले। ठीक है, ये तो हुई नौकरी की बात कि नौकरी में अवसर तो कम हो ही रहे हैं। आरक्षण हमारा जो है, अगर नौकरी ही नहीं रहेगी तो हमको आरक्षण कहाँ से मिलेगा? और निजी कंपनियां हमें आरक्षण क्यों देगी? भाई वो तो अल्पकालीन लाभ कमाएगी, तो वो हमें आरक्षण देगी ही नहीं। फिर उसके अलावा जो है कि पूंजीपति को क्या, उसको तो शॉर्ट टाइम में कमाना है, वो जल्दी काम करने का सोचेगा, कम संसाधन में काम करने का सोचेगा, घटिया मटेरियल वो वापरेगा, ट्रेन गिरेगी, एक्सीडेंट होगा, मरेगा कौन? हमारा बहुजन समाज, है ना। ट्रेन में यात्रा तो हम ही लोग कर रहे हैं, आगे में जनरल डिब्बे होते हैं, मरेगा कौन? हमारा बहुजन समाज। तो ये दुष्प्रभाव है निजीकरण के। उसके अलावा भी क्या हो रहा है कि सेवाओं का जो है असमान वितरण है। भाई लोअर क्लास में अगर हम ग्रुप डी में भी देखें तो हमारे बहुजन क्लास के ही लोग ज्यादा आते हैं। वहां पर अगर उच्च जाति का भी कोई आएगा ना, वो या तो पानी पिलाने का, जो श्रम के काम नहीं, या तो वो ऑफिस में बैठ के काम करेगा कि भाई हम साहब के हाथ के नीचे। काम वहाँ कौन कर रहा है? वो तो बैठ के ऑफिस में जाकर, और हमारा जो बंदा बेचारा मेहनत से वहाँ पे काम कर रहा है। तो ये दुष्परिणाम है। उसके अलावा आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि सामाजिक और आर्थिक समानता जो निजीकरण के कारण है, जो पूंजी, हम शिक्षा को भी देख ले, हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है? हमारे बहुजन समाज के लोग पढ़ते हैं, वो बंद कर देंगे। आज आपका बच्चा जो निजी स्कूल में जा रहा है, उसको 100 रुपए की कॉपी 500 रुपए में दे रहे हैं। 150 रुपए की जो टी शर्ट आ रही है वो 500 रुपए में जा रही है। तो पूंजीपतियों की गुलामी। और इसका प्रभाव क्या है कि हमारी जो सरकार है वो तो पूंजीपतियों से डर ही रही है ना। आप हर जगह पे देखिए, छोटे उद्योगों को या छोटे जो व्यापारी है, हर जगह पे कॉर्पोरेट का कब्जा हो रहा है। तो हमारे जो छोटे व्यापारी है, अगर हमारे समाज के लोग व्यापार करने की भी देखें तो आज वो नहीं कर पा रहे। कोरोना के बाद से तो स्थिति बहुत खराब है। तो ये हमारा ये है। और इसके बाद में बहुजन
देख लीजिए आप, बिरसा मुंडा का विद्रोह क्या था, वो कौन सा विद्रोह था, वो पूंजीपतियों के खिलाफ ही था ना, कि हमारी जल जंगल जमीन को हम सुरक्षित करें, हमारी जमीन है, हमारा शासन होना चाहिए। तो उसका जो हमारी एकता का प्रभाव होता है, अगर आज हम एक आएंगे तो कहीं ना कहीं हम नीति निर्धारण जो तत्व है हमारे, उन पे कहीं ना कहीं हम दबाव बना सकेंगे। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी रेलवे में अगर ट्रेड यूनियन है, हमारा एसोसिएशन है, तो हम बहुत सारी चीजों के लिए दबाव बना के काम करते हैं। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आज अगर हमारा बहुजन समाज एक आएगा, और जहाँ पे ट्रेड यूनियन एसोसिएशन नहीं है, वहां उस विभाग के क्या हाल है ये बताने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि वहां सब चीजें खत्म हो चुकी है। जहाँ ट्रेड यूनियन है, जहाँ हमारी एसोसिएशन या संगठन काम कर रहे हैं, वो वहाँ दबाव बनाते हैं। इसलिए बहुजनों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है आने की, कि हम साथ में आए और हम दबाव बनाए, क्योंकि हमारी एकता से ही इसका हल निकल सकता है, और जो हमारी सरकार है वो भी उससे डरेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूलवास। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अगली वक्ता की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मूल निवासी राम गोपाल बर्मन, बुद्धिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, पुनासा। सभी साथियों को जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे शिक्षा के अवधूत महात्मा ज्योतिबा फूले, सामाजिक क्रांति के जनक साहू जी महाराज, संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, संत गुरु रविदास, संत कबीर, संत गाड़े, समाज महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। साथियों, मंच में विराजमान मेरे सभी साथीगण, उनको भी मैं वंदन नमन करता हूँ। एवं DF4 75वीं संविधान की 75वीं वर्षगांठ में दूर दराज से आए सभी वक्तागण, साथीगण, माताएं, बहनें एवं आयोजकगण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, हम लगातार समाज में एक नई दिशा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन मूलभूत सुविधाओं में शासन प्रशासन लगातार कटौती करते जा रहे हैं। आज हमारे पास में है, जैसे पूंजीपतियों द्वारा देश की गुलामी, इसको हम कैसे देखेंगे? तो साथियों, शुरू करते हैं। आज की हमारी मूलभूत सुविधाओं को शासन ने लगातार ठेकेदारी प्रथा में लगातार पूंजीपतियों के गुलाम करते गई है। साथियों, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, मेरी बहन रेलवे की बोली, चाहे वो रेलवे हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, किसी भी विभाग में देख लो, कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी इससे बचा नहीं है जहां निजीकरण, ठेकेदारीकरण, व्यवसायीकरण ना हो। और तो और साथियों, हमारे प्रथम सेशन में पूरी बारीकी से सारी बातें रखी गई, उसमें सभी बातों के लिए ध्यान रखा गया। आज हम ये देखते हैं, छोटे छोटे एक तरफ तो 3% लोग हमें कुछ करने से रोकते हैं। अगर हम उनके प्रति कुछ कहते हैं तो उन्हें बड़ा जल्दी बुरा लग जाता है। हम जरा हिलते हैं, डुलते हैं, उन्हें पता चल जाता है और हमारे दबाने का, शोषण करने का पूरी नीति बना लेते हैं। चाहे वे राजनीति से लेकर के ठेकेदारी तक हो, सभी दूर उनका व्यवसाय फल फूल रहा है। शासन प्रशासन को पूरी मदद के साथ में मूल निवासियों का शोषण करने का पूरा हथकंडा अपना रही है। इस हथकंडे को बचने के लिए मेरा आप लोगों के बीच में एक ही सुझाव है, वह इस तरीके से है, जैसे बिगैर राज सत्ता से हम इसे दूर नहीं कर सकते। राज सत्ता के लिए बाबा साहब ने संविधान में जनप्रतिनिधियों की
भागीदारी करी। आज ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में SC ST OBC के MLA नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जब आज देखते हैं तो लगातार हमारे समाज का, मूल निवासियों के समाज का लगातार शोषण हो रहा है, लेकिन हमारे राजनेता मुंह में पट्टी लगाए बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है साथियों? इसका चिंतन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम उन्हीं पार्टियों से लड़के जाते हैं, वे हमारे लिए मुंह में पट्टा लगा के रखते हैं, वे हमें रोक के रखते हैं। वो कहते हैं तुम जनप्रतिनिधि हो, हमारी पार्टियों से हो, आप अपना आराम करो, शासन आप जनता में क्या हो रहा है उसको हम देखेंगे। साथियों, ठेकेदारी की बात करते हैं। अगर ठेकेदारी में छोटे छोटे से सुलभ कॉम्प्लेक्स से लेकर के बड़े बड़े ठेके आज किनके हैं? हमारा साथी मूल निवासी भाई उनमें जब काम करता है तो उसका शोषण तो हो ही रहा है। शासन की नीति, शासन का रेट कहाँ लग पा रहा है? जहाँ हमें 20,000 रुपये मिलना चाहिए वहाँ 8,000 रुपये में काम करना पड़ता है, जहाँ और 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। एक मजदूर की जगह 4 मजदूरों की जगह 1 मजदूर से काम लिया जाता है। कहाँ तक कहेंगे, क्या कहेंगे? साथियों, परेशानी तो है, इसका हल भी जब भी है। जब हम एक तरफ संविधान और इतिहास की ओर देखते हैं तो हमारे तरफ में 6,743 जातियों से बटा हुआ समाज, हमें उन्हें इकट्ठा करने का समय था, हमें उन्हें एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म में लाने का समय था। मेरे भाई ने भी बताया, एक साथ में लाने का समय, लेकिन वह एक छोटे छोटे से संगठन बना करके किसी बड़ी पार्टी के दलाल बन जाते हैं और अपनी गरिमा महिमा मंडल मरते रहते हैं। जहाँ समाज की बात आती है वहाँ एक साथ नहीं खड़े होंगे। दुख तो है साथियों, कैसे ये विडंबना मिटेगी? कैसे बाबा साहब का संविधान लागू होगा? आज 75 वर्ष होने के बाद में हम महापर्व मनाने जा रहे हैं। खंडवा एक जिला है, देखने को है तो हम 4 लोग, केवल ये आयोजक बच्चे हैं, बाकी साथी सबको कौन सुन रहा है इस बात को? आज हमारे साथियों ने, इस आयोजक समिति ने कम से कम महीने 1.5 महीने से लगातार प्रयास करके इस मुकाम पे लाया, इस प्लेटफॉर्म पे लाया, दीन दुखियों की बात सुनाने के लिए, उनका दुख दर्द मिटाने के लिए। कौन सुन रहा है साथियों? परेशानी तो है। लगातार ये लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं, लगातार इसका हल निकालने के प्रयास कर रहे हैं। इस 6,743 जातियों के संगठन आज लाखों में हो गए हैं। पहले हजारों में जातियां थी, आज उनका लाखों में संगठन हो गया है। कोई किसी से बात करना नहीं चाहता, अपने समाज की दलाली कर रहा है। कैसे हम राजनेता पैदा करेंगे? ये दुख है साथियों, ये तकलीफ तो है। हमें मिलकर इसका हल निकालना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करूंगा इस जाबाज साथियों के, खंडवा के आयोजक समिति का, जिन्होंने संविधान के लिए चर्चा करने का एक आयोजन लगाया, चर्चा करने के लिए एक मन में विचार लाया। पाटिल साहब महाराष्ट्र नागपुर से चल के खंडवा के लिए सुधारने की योजना ला रहे हैं, उनको आगे एकजुट करने के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म किस रूप में परिवर्तित हो, लेकिन कौन सुन रहा है? बस एक मोड़ में, कहीं इस मोड़ में जाते हैं, कहीं उस मोड़ में जाते हैं, भीख मांगते दिखते हैं। हमारा समाज, हमारा मूल निवासी अपने हक अधिकारों पे भीख मांगता है। कैसे समस्या का समाधान होगा? मैं अधिक बातें न कहते हुए, समय का अभाव है, वैसे भी हम पीछे चल रहे हैं। हम हमारे वक्ताओं की और भी बातें सुनेंगे, और भी मौका मिलेगा कहीं और भी बातें रखेंगे। मैं आयोजक समिति का और हमारे इस पदाधिकारियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हम समय समय पर इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को आगे बढ़ते रहेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करती हूँ कि समय का विशेष ध्यान रखें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मूल निवासी विजय खंडेल जी को, जो BS4 सदस्य के रूप में हमारे बीच है। अन्ना हजारे ने वहाँ धरने पे रखा था मुद्दा, और बाद में उपति गायब उनके अधीन ना। अब क्या होता है, उनने मेरे को टिकट दिया, उनने मेरे को जितवा लिया, मेरे को उनकी काम करना। मैं कहा मेरा समाज की चौथी बार मैं काट दिया, 4 बार का बदला विधायक, इसकी मजाल नहीं की वो वापस लड़। तो मालूम मेरी जमीन ही नहीं है, संगठन 20 जुलाई जीत ही नहीं सकता। ऐसी जो प्रतिनिधित्व 2025 को हम संविधान की
75वें वर्ष में PS4 वामसिक द्वारा 75 अधिवेशन लोक महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें उपस्थित हमारे सभी मूल निवासी भाई, जिसमें चीफ गेस्ट रहे अभी सोलंकी साहब, सहायक कृषि मंत्री यंत्री खंडवा, मूल निवासी डॉक्टर जयेश वैष्णव और मूल निवासी ML कलमे साहब, मूल निवासी डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान, मूल निवासी दुष्यंत S पाटिल साहब, मूल निवासी शांतिलाल मंसारे साहब और वामसेप के अध्यक्ष इंजीनियर दिलीप बुके साहब, आप सभी के सौजन्य से आपकी उपस्थिति में ये गौरवान्वित कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। तो मैं अपना परिचय बता देता हूं कि मैं विजय खंडेल, मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी खंडवा शहर से परीक्षण सहायक के पद पे पदस्थ हूं और मैं छोटे मोटे यह सार्वजनिक कामों में अपनी भागीदारी निभाता रहता हूं। तो आज मुझे यह विषय वामसेप के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अनिल सोमकर साहब द्वारा विषय दिया गया है कि पूंजीवाद पे खंडेल जी आपको बोलना है। तो सर, बोलने को तो खैर ज्यादा बोलना आता नहीं है, परंतु थोड़ा मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। कि एक कविता के माध्यम से कवि गजानन मुक्तो माधव जी एक कविता के माध्यम से एक पूंजीपतियों पे किस प्रकार से कटाक्ष करते हैं, तो मैं आपको कविता के माध्यम से सुनाऊंगा। इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंत शुद्धि, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, यह सौंदर्य, वह विचित्र ईश्वर भक्ति, इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद, जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध, इतना गुण, इतना गाढ़ सुंदर जाल, केवल एक चलता सत्य देने टाल। कहने का मतलब यह है कि कवि इस माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि कार्ल मार्क्स के पूंजीवादी प्रभाव से और वे समाज के पूंजीवादी वर्ग से उनके प्रति उनके मन में एक आक्रोश था। वे समझते थे कि वे प्रगति के नाम पर मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय लोगों का शोषण करते थे और उनके जो मूल्य हैं वो उतने पावन नहीं है जितने वो दिखावा करते हैं। तो यही बात इस कविता के माध्यम से कवि गजानन मुक्ति बोध द्वारा कहा गया है। तो हम पूंजीवाद को समझेंगे कि पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद का मतलब धन से है। धन, हर धनवान व्यक्ति पूंजीवादी नहीं होता है। पूंजी का मतलब होता है धन। हर धनवान व्यक्ति पूंजीवाद नहीं होता। जो व्यक्ति पूंजीवाद वह होता है जो व्यक्ति अपने धन पूंजी को लगाकर अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं, वे पूंजीवाद कहलाते हैं या पूंजीवाद होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में कैपिटलिस्ट कहते हैं। और कैपिटलिस्ट एक सिस्टम है जो प्राइवेट फॉर प्रॉफिट बिजनेस करते हैं। पूंजीपति सिर्फ अपने धन के लाभ नहीं उठाता, ये कमा सकता है। इसके लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और जो जिन पर निर्भर रहता है उनको वो उनके अधिकारों से वंचित कर देता है, उनका शोषण होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि
तुम्हें लाभ पहुंचाने के लिए कितने प्राणों की बलि चढ़ी है, कितने लोग मेहनत करते हैं, अपनी बुद्धि का ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तब जाकर इस पूंजीपतियों को दिव्यता, भव्यता और न जाने अपनी संस्कृति की पहचान मिलती है। लेखकों से, कवियों से प्रशंसा मिलती है, लेकिन यह सब इतना विचित्र संयोग है कि जिनके लिए किया जाता है वे ढोंगी है, दिखावा करते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, चालाकी से सच को मार देते हैं और झूठ ही उनका मूल मंत्र होता है। जो धनवान लोग होते हैं, जो पूंजीपति नहीं होते, तो धनवान लोग क्या करते हैं? धनवान अमीर लोग जो अपना सिर्फ जीवन जीते हैं, अच्छे रहते हैं, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं और अपने सुख सुविधाओं को और अपने शौक को पूरा करते हैं। लेकिन पूंजीपति लोग होते हैं जो अपनी पूंजी को, अपने धन को इन्वेस्ट करके उससे अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। इसीलिए कवि ने यह भी कहा है कि ये जो सौंदर्य है वह एक कितना विचित्र लग रहा है कि वे ढोंगी होते हैं। यह देखते कि वह जो उच्च वर्ग होता है, पूंजीपति वर्ग होता है, वो चाहे जो करे, उनके धन के बल पर, उनकी पूंजी के बल पर वो सब सही हो जाता है। और यही गुस्सा कवि के मन में पूंजीपतियों के प्रति है। विशेषतः हम देखें कि जिनके पास पूंजी की ताकत होती है, वे जो करते हैं वही सही हो जाता है। उनके जीवन का सुख, समृद्धि, यश सब दूसरों की नींव पर जमी होती है, लेकिन उनको उनकी कीमत नहीं करते हैं। दूसरे पद में कवि कहते हैं, छोड़ो हाय केवल घृणा, ओ दुर्गंध तेरी रेशमी, वह शब्द संस्कृति अंध, देती क्रोध मुझको खूब जलाता क्रोध, तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध, तेरे रक्त में भी घृणा की आती तीव्र, तुझको देख मिलती उम्र आती शीघ्र, तेरे हाश में भी रोग क्रमी है उग्र, तेरा नाश तुझ पर क्रोध, तुझ पर व्यंग, मेरी ज्वाला जन की ज्वाला होकर एक अपनी तृष्णा में धो चले अविवेक, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है वर्त, तेरा ध्वंस केवल तेरा अर्थ। मतलब यह कवि गजानन मुक्तोबंद यह कहना चाह रहे हैं कि ये जो पूंजीपति वर्ग को मैं कितना कोसूं, कितना श्राप दूं, तुम्हारे विध्वंस चेहरे को समाज में आए दिन कितना नीचा दिखाऊं, छोड़ो तुम्हारे दिखावे को, संस्कृति को, सब समाज शब्द मूल्य आडंबर में अंधा हो गया है, इसमें बुरी बदबू आती है। तो ये सब देखते हुए कवि को बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है और तरह तरह से कवि उनको कोसते हैं। तो शब्द अब मैं पूरा पढ़ता पर, लेकिन मैडम ने कहा है कि समय का ध्यान रखें। अब मैं पढ़ना यही विराम देता हूँ, है ना। इसी के साथ मैं थोड़ा सा और बोलूंगा। मैं एक चीज मेरे मन से लिख के लाया हूँ। पढ़ा दो हमको जो पढ़ा है, हम स्टूडेंट ही है। हाँ पढ़ाई दो, जो है पढ़ना वो तो पढ़ाई, कवि क्या करना चाहते हैं। हाँ ना, मुझे पूंजीपति पर बोलने के लिए कहा गया है, तो उसमें मैंने लिखा है पूंजीपति अपने बेटे को क्या देता है और एक श्रमजीवी अपने बेटे को क्या दे करके जाता है उसके जीवन में। तो मैं कहना, जो श्रमजीवी है, श्रमजीवी एक किसान होता है, मजदूर होता है, नौकरशाही होता है, और पूंजीपति जो होता है बड़ा इन्वेस्टर होता है, बड़ा उद्योग धंधे होते हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। जैसे अब जो भारत की पूंजीपतियों में जिनके लिस्ट में नाम आते हैं इंडिया रैंकिंग में, आप समझ सकते हो कौन होंगे वो।
पूंजीपति अपने बेटे को बेहद काला दिल देता है। पूंजीपति अपने बेटे को बेहद काला दिल देता है। गद्दी पर बैठे रहने को भारी भरकम तन देता है। सिरहाने रख कर सोने को, दिन में पैसा ठग लेने को रोकड़ खाते सब देता है। गर्दन काट कलम देता है। काली मशीन से काली करने का अवसर देता है। जब तक जीता रहता है शोषण की शिक्षा देता है। पूंजीपति अपने बेटे को धन देता है, दौलत देता है। रति को भी शर्माने वाली रूपवती औरत देता है। जो जाने कितना अवगुण पूंजीपति सुत को देता है, वह अपने को और जगत को धोखा देता है। यह चीजें पूंजीपति अपने वंश को, अपने पीढ़ियों को, अपने बेटा बेटियों को देकर के जाता है। इसी कड़ी में श्रमजीवी जो होता है वो अपनी पीढ़ी को, अपने पुत्र को, पुत्री को और पीढ़ियों को क्या देकर के जाता है, वो थोड़ा सा सुने, मैंने लिखा था। श्रमजीवी अपने बेटे को परोपकारी दिल देता है। मेहनत करने को, जीने को हाथों में हल देता है। लोहे का धन पाँवों में हाथी की चाले। अजीवित छाती, ऊंचे कंधे, हर आफत में लड़ जाने को गति देता है, बल देता है। श्रमजीवी अपने बेटे को टूटी खटिया, लोहे का तसला देता है। बहुत यातनाएं छितड़े देता है। जब तक जीता है उत्पादन की गति देता है। आशा की खेती करने को खेतों की धरती देता है। घर का भार उठाने को श्रमजीवी गृहिणी देता है। मरने को वो मर जाता है, लेकिन जीवन दे जाता है। श्रमजीवी अपने बेटे को गोटिल हाशिया दे जाता है। श्रमजीवी अपने बेटे को गोटिल हाशिया दे जाता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आप सभी वक्ताओं से निवेदन करना चाहूंगी कि समय का विशेष ध्यान रखें। कम से कम 5 से 7 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी प्रेम सिंह राठौर LIC से। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी प्रदीप दानल, कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष PS4। ये नाम कहाँ से? अगली कड़ी में केशव जवरे, एडवोकेट खंडवा, मैं बुलाना चाहूंगी। ये बाद में उनकी आंखें गई, हेलो, आंखें की रोशनी गई है। नहीं डरता किसी के बाप से, नहीं डरता किसी के बाप से। जय भीम कहता हूँ आन बान और शान से, क्योंकि भारत चलता है बाबा साहब के संविधान से। पूंजीवाद पे तो सभी ने काफी कुछ कहा है। मैं कहना चाहता हूं बहुजन एक हो जाओ, क्योंकि बहुजन जब तक एक नहीं होंगे समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हमें समस्या तो देखनी है, लेकिन समस्या का समाधान कैसे करना है हम उस पर विश्लेषण करें, जैसे हमारे महापुरुषों ने किया है। हमारे महापुरुषों ने जब समस्या तो उस समय बहुत थी, लेकिन हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले ने देखा कि शिक्षा के बिना ये देश से जातिवाद, छुआछूत नहीं मिट सकता। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को अपनाया और शिक्षा की ज्योत जलाई, और उसी ज्योत का परिणाम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिख दिया। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा की ज्योत नहीं जलाते तो शायद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान नहीं लिख पाते। तो हमें समस्या का समाधान ढूंढना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि समय बहुत कम है और मैं समय की मर्यादा को पूरा रखूंगा, इससे पूर्व पहले सत्र में सर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और वो लोग जो कि आज लाभ उठाकर
बाबा साहब के संविधान का लाभ उठाकर अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, लेकिन जब भी अगर कोई सामाजिक कार्य होते हैं तो वो अपने घर में एसी के अंदर सोते हैं, और बेचारा जो गरीब है, जिनके मन में पीड़ा है, वो लोग यहाँ आते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर जो मजदूर है, जो दिन भर मजदूरी करता है, वो बेचारा क्या आंदोलन चलाएगा, क्योंकि उसकी खुद की तो भूख की रोटी मिल नहीं पा रही है, वो अपने परिवार को चलाएगा। तो ऐसे में ये जवाबदारी हम जो सर्विस कर रहे हैं, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, उनके ऊपर ज्यादा पड़ती है, और वो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रमों में आना भी चाहिए और कार्यक्रम को सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए,